अभी तक हम लोगों ने मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के रिप्रोडक्टरी सिस्टम को पढ़ लिया है। इम्प्लांटेशन के बारे में हमें जानकारी है। ट्विंस के केस के बारे में हम लोग ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। तो अभी बेसिकली हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिटेल पढ़नी है। वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिटेल हर बोर्ड्स का सिलेबस नहीं होती है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में तो ये डिटेल में है ही नहीं। क्लास 10th में सिर्फ इतना है कि प्यूबर्टी अटेन होने पर जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स का फ्लो होता है दैट इज़ नोन एज मेनार्क, और जब 45 to 50 ईयर्स की एज पर पीरियड्स परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं उसको कहते हैं मेनोपॉज। बट महाराष्ट्र बोर्ड में इस चीज़ का डिटेल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में काफ़ी डिटेल है, मतलब उसमें पूरा किस तरीके से उनका साइकिल चलता है इसके बारे में है। तो डेफिनेटली हमको इसको पढ़ना होगा, ठीक है। इसका डिस्कशन करते हैं। बट हाँ, जो बहुत ज़्यादा डिटेल है वो आपको क्लास 12th के बायोलॉजी में ही मिलेगी। अभी जितनी हमारी टेक्स्ट बुक हमको परमिशन ग्रांट करती है, ठीक है, उस टेक्स्ट बुक की परमिशन के अंदर रहते हुए हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर सिंपल सी चीज़ है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें तुम लोगों को बता देती हूँ। जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे टोटल मैं 4 प्रकार के हार्मोन्स के बारे में बात करने वाली हूँ। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो सकता है और भी हो, राइट, बट फ़िलहाल मुझको जिस चीज़ की नीड है वो आपका क्या है, सिर्फ 4 प्रकार के हार्मोन्स आपकी क्लास 10th की बुक के अकॉर्डिंग। एक होता है आप लोगों के पास FSH, फुल फॉर्म्स में हम बाद में जाएंगे, पहले शॉर्ट फॉर्म्स के वाया टॉपिक को समझ लेते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे LH, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोजन, और चौथा हार्मोन हम पढ़ेंगे दैट विल बी प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये टोटल आप लोगों के पास कितने प्रकार के हार्मोन्स होंगे, 4। अच्छा, अब ये जो आपके 2 हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम में, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, ओवैरी से। एग्जैक्टली ओवैरी में कहाँ से निकलते हैं, कब निकलते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। बट ऊपर से पता होना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम जो होता है ना, उसमें जो 2 ओवैरीज होती हैं, 2 ओवैरीज होती हैं, उन 2 ओवैरीज के अंदर से ये पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज होता है, जिसमें से जो ये प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन है ये एक्चुअली में वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। जैसे क्या होता है कि अगर किसी लेडीज़ के अंदर ये पर्टिकुलर हार्मोन की अगर क्वांटिटी लेस से जितनी चाहिए उतनी नहीं है, लेस है, तो लेस आपके प्रोजेस्टेरॉन के होने की वजह से कई बार प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टी आती है। तो खैर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग के 2 हार्मोन्स के जो नाम मैंने लिखे हैं FSH, LH, है ना, ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से आते हैं, इन दोनों का क्या हिसाब किताब है। तो देखो, ये दोनों हार्मोन्स आते हैं ब्रेन से। हमें लगेगा शौक कि हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम और इसमें ये ब्रेन कहाँ से आ गया यार। बातचीत तो चल रही थी अभी तक फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम की, तो ये कहाँ से आ गया भाई, हम लोगों को तो ब्रेन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ब्रेन के बारे में खैर तुमको पता है, जब तुम 9th क्लास में थे तब तुम लोगों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर था, उसमें आप लोगों ने ब्रेन के बारे में सब कुछ पढ़ा है कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं वगैरह वगैरह। खैर मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट ये ब्रेन से आते हैं, ठीक है। ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से आते हैं, ब्रेन में। ब्रेन में ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ब्रेन में क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। ये जो वर्ड्स मैं अभी बोल रही हूँ ना कि ग्लैंड्स होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम तुम लोगों की लाइफ में ये सारे वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी आपने छोटी क्लास यानी कि 9th क्लास में पढ़ा है। 2 ग्लैंड्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। एक का नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड और एक है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ये 2 ग्लैंड है और ये दोनों ग्लैंड्स ही बेसिकली FSH और आप लोगों का जो LH है इसको ये लोग क्या करते हैं, रिलीज करने का काम करते हैं। अच्छा, यानी कि FSH और LH इन दोनों की जो शुरुआत होती है
वो शुरुआत कहाँ से होती है? इस ब्रेन के अंदर जो आपके हार्मोन ग्लैंड्स मौजूद है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है, और आप लोगों का क्या मौजूद है? एस्ट्रोजन, सॉरी नॉट एस्ट्रोजन, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ब्रेन में हम लोगों के पास जो दो ग्लैंड्स होते हैं, एक का नाम है हाइपोथैलेमस और एक का नाम है पिट्यूटरी। ये दोनों कैसा है? इस पर्टिकुलर हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। खैर, इसको पढ़ते हैं कि कौन सा हार्मोन किसको रिलीज कर, मतलब किस ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी सुन लेते हैं। खैर, अब इस हार्मोन्स के बारे में मैं बता देती हूँ थोड़ा सा तुमको शॉर्ट में, कि ये जो हार्मोन्स हैं FSH और LH, फुल फॉर्म में अभी मत जाना, ये हार्मोन्स नेसेसरी होते हैं किस काम के लिए? आगे की मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। अगर ये हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तो आगे की मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपरली, या फिर मैं कहूँ प्रेगनेंसी, ये भी नहीं चलेगी, ठीक है, ये भी नहीं चलेगी बराबर। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर हार्मोन्स क्या हो, आप लोगों के रिलीज़ हो। खैर, अब ये जो हाइपोथैलेमस है, ये पता है क्या करता है? ये बड़ा ही चालू है। ये क्या रिलीज़ करता है? एक GnRH करके केमिकल होता है। आपको फुल फॉर्म में इसके जाने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में अगर मार्किंग कराते वक्त होगा तो मैं बताऊंगी, अदरवाइज नहीं। FSH और LH का है, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस समझने के लिए हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारे डेटा के नीड है, इसीलिए बताया जा रहा है। अब जो ये GnRH है, ये हाइपोथैलेमस इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये GnRH किसने प्रोड्यूस किया? आपके हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किया। इस GnRH के प्रोडक्शन की वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये GnRH उस पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया शिकायत करते हुए कि पिट्यूटरी ग्लैंड देखो, हाइपोथैलेमस ने मुझको प्रोड्यूस किया है, तुमने किसी को प्रोड्यूस नहीं किया। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये बदले में दो हार्मोन्स रिलीज करता है। एक का नाम होता है FSH और दूसरे का नाम होता है LH। फुल फॉर्म मैं बाजू में लिख देती हूँ, उसको पढ़ लो। FSH का मतलब होता है फोलिसाइल, ठीक है, फॉलिकल, फोलिसाइल नहीं कहते उसको, कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग या स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये FSH का फुल फॉर्म है, पेपर में बिल्कुल आ सकता है आपको फुल फॉर्म लिखने के लिए। और जो दूसरा नाम है उसको हम लोग LH, उसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अच्छा, अब यहाँ पे दो नए शब्द आए, फॉलिकल, और एक नया वर्ड आया ल्यूटिनाइजिंग। खैर, इन दोनों नामों की वजह से ही इन हार्मोन्स को ये जो नाम रखे गए हैं, नाम इनकी कोई ना कोई स्टोरी है कि फॉलिकल ही क्यों रखा, ल्यूटिनाइजिंग ही क्यों रखा, बट खैर हम बाद में बात करेंगे। अब देखो, तुमने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में ये पढ़ा है कि जो ग्लैंड्स होते हैं ये ओपन होते हैं, मतलब जैसे हमारी बॉडी में अगर ब्लड को फ्लो होना है तो वो वाया ब्लड वेसल ट्रैवल करता है, लाइक वाया ब्लड कैपिलरीज, वाया आपके ब्लड क्या कहते हैं उसको, वेन्स, आर्टरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लिम्फ के थ्रू भी कई बार हम लोगों की बॉडी का सर्कुलेशन होता है। बट जो हॉर्मोन्स होते हैं ये ओपन होते हैं, इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, इनके पास कभी कोई क्या नहीं होती, डायरेक्ट पाइपलाइन नहीं होती जो ऑर्गन टू ऑर्गन जाए। ये ब्लड में रिलीज हो जाते हैं एंड वाया ब्लड ये अलग अलग ऑर्गन्स तक, अलग अलग जगहों तक ये पर्टिकुलर हार्मोन पहुंचते हैं। खैर, कहानी क्या है अभी तक की, कि ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया, GnRH को प्रोड्यूस किया, GnRH ने पिट्यूटरी को ऑर्डर दिया और पिट्यूटरी ने FSH और LH ये दोनों चीज़ें प्रोड्यूस कर दी। अच्छा, क्या इस FSH और इस LH इन दोनों के प्रोडक्शन से क्या कोई पीरियड्स या फिर मैं कहूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस पर कोई असर पड़ता है? डेफिनेटली इस पर ही तो सारा असर पड़ता है। कैसे पड़ता है असर? अब देखो, अब ऑब्वियस है, जैसे कि मैंने भी बताया कि ये हार्मोन्स ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। डेफिनेटली ब्लड में अगर ये हार्मोन्स मिक्स हो गए तो धीरे धीरे ये फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन तक भी पहुंचेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर लड़की है जिसकी मैंने ऊपर फोटो बनाई है, लेट से, इसके रिप्रोडक्टरी ऑर्गन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ओवेरी। तो ये जो FSH और ये जो LH है, ये दोनों मिलकर पहुंचते हैं किसके पास? ओवेरी के पास। एक लेफ्ट ओवेरी होती है, एक राइट। जैसे अभी मान के चलिए जुलाई मंथ चल रहा है, तो जुलाई मंथ में इस दोनों हार्मोन्स की वजह से
दोनों ओवेरीज पे फ़र्क पड़ेगा या दोनों ओवेरीज में कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि हर मंथ एक ओवेरी काम करती है। तो अगर किसी मंथ लेफ्ट वाली ओवेरी पे फ़र्क पड़ रहा है तो नेक्स्ट मंथ राइट वाली पे फ़र्क पड़ेगा, अगेन लेफ्ट, ऑल्टरनेट ये चीज़ चलती रहती है। खैर, ये दोनों पहुँचे ओवेरी के पास। अब देखो ओवेरी के अंदर क्या है। मैंने इससे पहले आपको बताया है कि जब लड़की जिस दिन से पैदा होती है उसकी ओवेरी में क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर ओवा होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर ओवा। अच्छा, इसको ओवा तो नहीं कहना चाहिए, खैर ओवा तो जब वो मैच्योर हो जाती है तब कहते हैं, ओसाइट्स कहते हैं इसको। 1000 ऑफ इमेच्योर ओसाइट्स होती हैं। जब लड़की को पहली बार प्यूबर्टी आती है, मतलब पहली बार जब उसकी प्यूबर्टी हिट होती है 13 साल के आसपास, हम जनरली मान के चलते हैं कि प्यूबर्टी आ जाती है, मतलब पहली बार पीरियड्स आ जाते हैं। कई बार लड़कियों के डाइट के अकॉर्डिंग, उनके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, है ना, उसके अकॉर्डिंग उनके ये पीरियड्स की डेट जो है, एज है, ये शिफ्ट हो सकती है, बट 13 ईयर्स की एज में प्यूबर्टी आ जाती है। खैर, ये जिस दिन से लड़की पैदा हुई है उसके ओवेरी के अंदर 1000 ऑफ इमेच्योर ओवा है। अब ये 1000 ऑफ इमेच्योर ओवा को ये जो दो हार्मोन आई है ना, FSH और LH बराबर, इसमें से FSH नामक हार्मोन क्या करती है, इस पर्टिकुलर ओवेरी के पास जाती है और उस ओवेरी को बोलती है कि तेरे पास जो बहुत सारी क्या है, बोलो, ओसाइट्स हैं। ओसाइट्स मुझे बोलने में अच्छा लगता है, उसको अदरवाइज ओसाइट्स कहते हैं। तुम्हारे पास जो इतनी सारी ओसाइट्स हैं, इनको अब हम धीरे धीरे मैच्योर करेंगे। ठीक है, इनको हम धीरे धीरे क्या कहेंगे, मैच्योर करेंगे, बराबर, धीरे धीरे। अब देखो, हार्मोन सारी ओसाइट्स को इक्वली ट्रीट करता है। जैसे मैंने क्या बताया, महीने में सिर्फ एक पर्टिकुलर ओवा ही बाहर आती है ना, एक ही मैच्योर होकर बाहर आ पाती है। तो आपका जो हार्मोन है FSH हार्मोन, ये पर्टिकुलर हार्मोन आपकी ओवेरी के पास भी जाता है और ये पर्टिकुलर हार्मोन ब्लड के पास भी जाता है। तो जब ये हार्मोन ब्लड के पास जाता है तो ब्लड इसको डेफिनेटली बॉडी पार्ट्स के पास भेजता है। जैसे लड़की के बॉडी के जो ब्रेस्ट होते हैं, अगर लड़की छोटी है तो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, है ना, उसकी वॉइस पतली हो जाती है, उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं, प्राइवेट पार्ट्स में बाल आने लगते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स लड़की के अंदर होते हैं इस पर्टिकुलर हार्मोन की वजह से। कैसे होते हैं, बराबर, ठीक है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। बट बॉडी पार्ट्स में, ब्लड में जैसे ही मिक्स होता है, बॉडी पार्ट्स में क्या होते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़, जैसे ही ये पर्टिकुलर हार्मोन ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया है कि यूटेरस पे वॉल बनती है, वही वॉल बेसिकली शेड होती है और उसी को हम लोग पीरियड्स कहते हैं। वो वॉल जो होती है ना, उस वॉल को बनाने के लिए, ठीक है, उस वॉल को के लिए भी यही दोनों हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। खैर, ये उस यूटेरस की वॉल को, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, अब मैं उतनी डिटेल में तो नहीं जा रही हूँ क्योंकि यूटेरस के वॉल के और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बट याद रखिएगा यूटेरस के वॉल का वन ऑफ द पार्ट एंडोमेट्रियम, जो इनर लाइनिंग है, जहाँ पे वो ब्लड कैपिलरीज का बेड बनता है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके, उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये पर्टिकुलर हार्मोन उस एंडोमेट्रियम के पास भी जाता है और ओवेरी के पास भी जाता है। अब जब ये ओवेरी के पास जाता है तो ओवेरी से पता है क्या बोलता है, ओवेरी के पास जैसे ही पर्टिकुलर हार्मोन जाता है, ओवेरी के अंदर धीरे धीरे उसके जो ओसाइट्स हैं, जैसे मान के चलते हैं ये एक आपकी ओवेरी है। अब देखो, इस ओवेरी के अंदर बहुत सारे इमेच्योर ओसाइट्स होंगे। मैं बहुत सारे इमेच्योर ओसाइट्स बना रही हूँ, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इसके अंदर होगी ये छोटी सी इमेच्योर ओवा। आजू बाजू क्या है, बाउंड्री है और उसके अंदर छुप कर बैठी हुई है छोटी सी ओवा, है ना। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर इमेच्योर आपको दिख रही है ओवा, इसी को कहा जाता है, इसी इमेच्योर ओसाइट्स को बेसिकली हम लोग बायोलॉजी की भाषा में अप टू 10th क्लास, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, इसको हम लोग कहेंगे ओवेरियन फॉलिकल। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ओवेरियन फॉलिकल। क्या कहेंगे इसको, ओवेरियन फॉलिकल। धीरे धीरे वो जो FSH और वो जो LH है, वो जो FSH और वो जो LH आए हैं, इस ओवेरियन फॉलिकल का, इस इमेच्योर ओसाइट्स का क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं।
और जैसे ही FSH और LH ओवैरी के पास आते हैं, ओवैरी तुरंत वहाँ से दो हार्मोन्स रिलीज करती है, एक का नाम होता है एस्ट्रोजन और एक का नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। यानी कि अगर FSH और LH नहीं आते, ठीक है, अगर FSH और LH नहीं आते तो आप सोचिए कि ये एस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरॉन नहीं रिलीज होते, का अलग अलग टाइम पे रिलीज होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही साथ दोनों रिलीज हो जाते हैं, है ना। पहले एस्ट्रोजन होता है और फिर कुछ दिनों बाद प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, ठीक है। बट दोनों रिलीज करने का काम ओवैरी का होता है। किसकी वजह से रिलीज होते हैं? FSH और LH की वजह से। अगर FSH और LH नहीं होते तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं हो पाते, ठीक है, ओके। अब साथ ही साथ में ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है, ये एस्ट्रोजन और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये कहाँ जाते हैं? ये अगेन ब्लड के पास भी जाते हैं और ये एज वेल एज यूटेरस में जो मैंने कहा एंडोमेट्रियम है, उस पर्टिकुलर एंडोमेट्रियम के पास भी जाते हैं। कैसे जाते हैं वो आपकी टेंशन नहीं है, आप 12th में पढ़िएगा, बट वैसे जाते हैं। खैर आगे बात करते हैं। अब ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज किया ओवैरी ने, FSH और LH आए, वो FSH और LH कर क्या रहे हैं? उस ओवेरियन फॉलिकल का कर क्या रहे हैं? तो देखो होता ये है कि जब वो हॉर्मोन्स आए, उन हॉर्मोन्स के आने की वजह से जो अंदर में जो ओवेरियन फॉलिकल है वो धीरे धीरे खुद को डेवलप करती है। कैसे डेवलप करती है खुद को? धीरे धीरे वो खुद को इस तरीके से डेवलप करती है कि मान के चलिए ये एक पर्टिकुलर आपकी ओवेरियन फॉलिकल है, एक ओसाइट्स है, इसका ये साइज़ है, धीरे धीरे इसका साइज़ बढ़ेगा, ये साइज़ बढ़ गया, फिर धीरे धीरे इसका और साइज़ बढ़ेगा, ठीक है, इसका और साइज़ बढ़ गया, फिर धीरे धीरे इसका और साइज़ बढ़ेगा। मतलब बेसिकली डेवलपमेंट हो रहा है। जब आप 12th क्लास में आएंगे तो आपको पता चलेगा, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। फिर थोड़ा और साइज़ जब बढ़ जाता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। बट अभी आप उतने सारी चीज़ें याद मत रखिए, आप बस इतना याद रखिए कि फॉलिकल को वो ग्रो कर रहा है, फॉलिकल को वो डेवलप कर रहा है। क्या फॉलिकल का साइज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है? क्या क्या बढ़ता ही जाएगा क्या? एकदम नहीं। एक स्टेज ऐसी आती है जब ये फॉलिकल बर्स्ट हो जाती है। बर्स्ट का मतलब समझते हो? फट जाती है, ठीक है। अभी पर्टिकुलर फॉलिकल कहाँ है? ये पर्टिकुलर फॉलिकल अभी ओवैरी के अंदर है। ये पर्टिकुलर फॉलिकल कहाँ है? अभी ओवैरी के अंदर है। कहाँ है? ओवैरी के अंदर बैठी हुई है, बैठ बैठ के फूल रही है बस। फिर एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसी भी आती है जब ये फट जाती है। कब फटती है वो भी हम समझेंगे, बट फट जाती है, ठीक है। उसकी जो बाउंड्री वॉल है ना, वो बाउंड्री वॉल टूट जाती है। ये इस तरीके से ये बाउंड्री वॉल टूट गई और वो जो पर्टिकुलर अंदर डॉट में बना रही थी, जिसको मैं इमेच्योर ओसाइट्स कह रही थी, ये इमेच्योर ओसाइट्स निकल चला जाता है बाहर, ये ऐसे। और बाहर जैसे कि हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम पढ़ा था तो मैंने तुम्हें बताया था कि बाहर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, है ना, क्योंकि वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस पर्टिकुलर मैच्योर वाली को कैप्चर करने के लिए होते हैं और कैप्चर करके उसको कहाँ भेज देते हैं? ओविडक्ट में भेज देते हैं, है ना। उसको कहाँ भेज देते हैं? ओविडक्ट में। क्या ये बात समझ रहे हो? तो एक्चुअली में जब वो फट जाती है तो फट जाने के बाद जो फटा हुआ बचा हुआ हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। मैं एक्चुअली तुमको अभी सारे के सारे बेसिक्स बता रही हूँ जो अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में आने वाले हैं, ताकि तुमको ये ना लगे कि अरे फॉलिकल क्या है, अरे कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, ये सब पता होना चाहिए पहले से। तो पहले से तैयारी कर रहे हैं ताकि बाद में जब सुनोगे तो समझ में आएगा, अच्छा इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं। खैर क्या बात हुई, हमारे दिमाग में, ब्रेन में हाइपोथैलेमस ने GnRH नामक एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज किया। उसकी वजह से पिट्यूटरी ने FSH और LH को रिलीज किया। FSH LH नो डाउट ब्रेन वगैरह मतलब ब्लड में तो सर्कुलेट होगा ही। क्यों ब्लड में सर्कुलेट होगा? क्योंकि डक्ट्स उनके पास नहीं होती, ग्लैंड्स के पास, कि ग्लैंड्स चुपके से जाकर जिस ऑर्गन को हार्मोन देना है उसको दे आएंगे, बाकियों को ना मिलेगा। वो बेसिकली सारा का सारा अपना हार्मोन, अपना केमिकल ब्लड में छोड़ देते हैं। जिसको ज़रूरत है ले लो, जिसको नहीं है छोड़ दो, इग्नोर। इस टाइप का हिसाब किताब चलता है। खैर वो हार्मोन ओवैरी तक भी पहुँचे, है ना, क्योंकि ओवैरी भी तो हमारी बॉडी के अंदर ही है, उसके पास भी तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारी बॉडी का पार्ट है, उसके पास भी ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स होंगी, उसको भी हार्मोन मिला। जब उसको हार्मोन मिला तो ओवैरी ने क्या किया, उस हार्मोन को मिलते बराबर बेसिकली उसके बाद ऑर्डर आया, FSH और LH गए, जाके ठक ठक ओवैरी के दरवाजे पे खटखटाए और उसको बोले, ओवैरी चलो तुरंत जो तुम्हारे अंदर
क्या है, तुम्हारे अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल है, जो तुम्हारे अंदर इमेच्योर ओसाइट्स है, अब उनको मैच्योर करने का वक्त आ गया है। ठीक है, उनको क्या करने का वक्त आ गया है, मैच्योर। चलो शुरू करते हैं काम। इसीलिए उस पर्टिकुलर हार्मोन का नाम स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रखा है, बिकॉज स्टिम्युलेटिंग मीन्स इन इंग्लिश काफ़ी हद तक टू इनिशिएट, टू रिस्पॉन्ड, है ना। मतलब किसी के जैसे अपन कैसा होता है, छुई मुई का जो पौधा होता है, टच मी नॉट, मिमोसा प्लांट, उसको जब आपके तुम छूते हो कैसा अपना लीव्स बंद कर लेता है, वो स्टिम्युलेशन दे रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है टच के प्रति, राइट। सूरजमुखी, सनफ्लावर, उसका पौधा कैसे सनलाइट की तरफ टर्न हो जाता है, वो सनलाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जो ओवेरी है, उस ओवेरी के अंदर में जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, वो भी उस हार्मोन के प्रति रिस्पॉन्ड कर रही हैं और खुद को ग्रो कर रही हैं। इसीलिए उस पर्टिकुलर हार्मोन का नाम रखा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसी हैवी नहीं कि जिसका जो मन कहा उसने वो नाम रख दिया, शॉर्ट फॉर्म रख दिया FSH, जैसा काम वैसा नाम। तो क्योंकि वो ओवेरी के अंदर फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का काम करता है FSH, है ना, ये FSH जाता है, ये FSH जाकर उस पर्टिकुलर, ठीक है, आपके क्या नाम है, इमेच्योर ओसाइट्स को, फॉलिकल को मैच्योर में धीरे धीरे कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी। इसीलिए उसका नाम पड़ा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, बराबर। उस वक्त LH भी होगा, नो डाउट LH भी होगा। अब देखो, जैसे जैसे आपकी प्राइमरी फॉलिकल हार्मोन आपके उस पर्टिकुलर फॉलिकल को स्टिम्युलेट करेगी, उसको ग्रो करेगी, और बड़ा हो और बड़ा हो और बड़ा हो और बड़ा हो, तो याद रखना ये जितना ग्रो होता जाएगा, इसकी जितनी ग्रोथ होती जाएगी, आपके उसके अंदर से उतने ज़्यादा क्या रिलीज होते जाएंगे, एस्ट्रोजन। क्या रिलीज होते जाएंगे, एस्ट्रोजन। क्या रिलीज होते जाएंगे, एस्ट्रोजन। यानी कि धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। बट हर चीज़ की तो लिमिट होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। एक लिमिट होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप लोगों का जो फॉलिकल है, जैसे जैसे फॉलिकल की बोलो क्या हो रही है, फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है, फॉलिकल की ग्रोथ की वजह से बोलो क्या हो रहा है, फॉलिकल की ग्रोथ की वजह से एस्ट्रोजन उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में बोलो बॉडी में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ऐसा नहीं, अब तो ये लिमिट पे पहुंच गए। तो एक्चुअली में उस वक्त आपका ये पर्टिकुलर फट जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम आपका फटता है, और उसके अंदर से क्या हो जाता है बताओ, आपका वो पर्टिकुलर क्या नाम है आपका मैच्योर वाला, ठीक है, वो मैच्योर वाला क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, ये इवन तुम लोग सुने होगे टीवी में, देखा होगा वो ऐड कि आप लोगों के घरों में आजकल प्रेगनेंसी किट आप ला सकते हो, और उसके वाया आप क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि वेदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट, है ना। तो ऐसे में वो प्रेगनेंसी किट कैसे पता करती है, क्योंकि जब हम उसमें यूरिन के ड्रॉप्स डालते हैं तो उस प्रेगनेंसी किट के अंदर पहले से कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो ये देखते हैं कि अच्छा उस यूरिन के अंदर वो पर्टिकुलर हार्मोन, मैं उस पर्टिकुलर हार्मोन का नाम नहीं बता रही क्योंकि आपके मतलब का नहीं है, वो पर्टिकुलर हार्मोन की क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि सब कुछ बायोलॉजी में कैसा है, काउंटेड रहता है कि एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में इतना मैक्सिमम FSH होना चाहिए, इतना LH होना चाहिए, इतना एस्ट्रोजन होना चाहिए, इतना HCG होना चाहिए, सब काउंटेड रहता है। तो किट के अंदर सेट रहता है कि अगर एक यूरिन के अंदर इतने से इतने लेवल तक का अगर वो पर्टिकुलर हार्मोन पाया जा रहा है, इतनी वो लेडी प्रेग्नेंट है। अगर वो पर्टिकुलर हार्मोन नहीं है तो मतलब वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं है। तो वो हार्मोन के लेवल को डिटेक्ट करता है, प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, और उसके अकॉर्डिंग वो यस और नो में फिर जवाब देता है। खैर, क्या बताया मैंने कि FSH की वजह से धीरे धीरे जो फॉलिकल है वो डेवलप हो रही है, ग्रो हो रही है। जैसे जैसे वो डेवलप हो रही है, ग्रो होती जा रही है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, अपने अंदर से वो क्या करी, एस्ट्रोजन रिलीज कर रही है, बस ल्यूटियम को मतलब बना देता है और एग निकाल के बाहर चला जाता है ओविडक्ट में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अगर वो एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा है तो मैक्सिमम लेवल मतलब उसके ऊपर तो नहीं जा सकता, ये बात तो मानते हो, है ना। उस लेवल के ऊपर नहीं जा सकता, तभी तो मैं उसको मैक्सिमम कह रही हूँ। तो क्या वो उतने ही लेवल पर रहता है क्या, मेंटेन? नहीं, उसके बाद यही लेवल डिक्रीज होने लगता है। मतलब पहले 0 से मैक्सिमम तक गया, फिर मैक्सिमम से अगेन वो क्या होने लगता है, बोलो, डिक्रीज होने लगता है। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अभी थोड़ा सा और बातचीत करते हैं। कॉर्पस लिटियम हमको पता चल गया, वगैरह वगैरह हमको सब पता चल गया। इस पूरी प्रोसेस के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या हो रहे, इंक्रीज होते जा रहे, अपने मैक्सिमम तक पहुंच गए। क्या हमारी बॉडी में कोई चेंजेस आते हैं क्या? मतलब पीरियड्स आने से पहले, ठीक है, वो ब्लड की शेडिंग होने से पहले क्या इस एस्ट्रोजन के लेवल के इंक्रीज होने से, क्योंकि देखो ओवैरी के अंदर कॉर्पस लिटियम बना, ये किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, ठीक है, ये थ्योरी है बेसिकली और जो कि ट्रू भी है। लेकिन क्या कोई ऐसे चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स में, यूटेरस में? एग्जैक्टली चेंजेस आते हैं। इस एस्ट्रोजन के लेवल के इंक्रीज होने से, धीरे धीरे एस्ट्रोजन के रिलीज होने से आपकी जो यूटेरस की वॉल है, जिसको मैं ये कह रही हूँ एंडोमेट्रियम, उस एंडोमेट्रियम में क्या होता है? चेंजेस होता है। अब कोई अगर बहुत बड़ा बायोलॉजी का ज्ञाता है तो काइंडली डोंट से कि यूटेरस की वॉल को एंडोमेट्रियम नहीं कहते। हम क्लास 10th को पढ़ा रहे हैं, तो क्लास 10th में पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्टरी सिस्टम का हम ये तो नहीं कर सकते क्लासिफिकेशन, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं, डेफिनेटली नॉट। तो आप बस समझ के रखिए कि यूटेरस के अंदर का जो इनर पार्ट होता है, उसकी जो सरफेस में जो ग्रोथ होती है, जहाँ इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, प्लेस वेयर इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है उसको बेसिकली हमने क्या कहा है, ठीक है, आप लोगों का एंडोमेट्रियम, ठीक है, डन। बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी तो 12th की बायोलॉजी में जब आओगे तो पता चल ही जाएगा। तो होता क्या है कि एंडोमेट्रियम को भी एस्ट्रोजन मिलता है, ठीक है। ये जो एस्ट्रोजन है सिर्फ उस ओवैरी को नहीं मिलता, ये एस्ट्रोजन मैंने क्या कहा था, कोई भी हार्मोन ब्लड में तो आएगा, अगर ब्लड में आया है तो ओवैरी तक तो जाएगा, तो ये पर्टिकुलर हार्मोन उस ओवैरी तक भी जाता है, ओवैरी के थ्रू क्या नाम है आपके यूटेरस एंडोमेट्रियम तक भी जाता है, और एंडोमेट्रियम के पास जब ये जाता है तो एंडोमेट्रियम के अंदर भी चेंजेस आते हैं। एंडोमेट्रियम को वो ग्रो करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों को पौधा देते हैं, सॉरी पेड़ों को पानी देते हैं ताकि पेड़ और डेवलप हो, तो वैसे ही ये लोग भी एंडोमेट्रियम को ग्रो करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, ठीक है। अच्छा, धीरे धीरे एंडोमेट्रियम डेवलप हो रही है ताकि जब बेबी आए तो बेबी, मतलब बेबी तो नहीं आएगा डेफिनेटली, जब आप लोगों का एम्ब्रॉयो आए तो एम्ब्रॉयो उस पर्टिकुलर जगह पे इम्प्लांट हो पाए। उसको इम्प्लांट होने के लिए क्या दे रहे हैं, जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये जो अभी तक, मतलब तुम्हें ऐसा क्या लग रहा है कि हमारी फीमेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन एक हीरो है, हीरो के जैसी लग रही है ना, कि एंडोमेट्रियम को भी डेवलप कर रही है, राइट, और साथ ही साथ में कॉर्पस ल्यूटियम को ब्रेक कर, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम को बना रही है ताकि वो जो हमारी ओवा है, मैच्योर ओवा, वो बाहर जा सके, बाहर जाके स्पर्म के साथ कंबाइन हो सके, स्पर्म के साथ जब कंबाइन होगी ताकि फिर जायगोट बन सके, जायगोट के बाद लेडी प्रेग्नेंट हो सके। मतलब कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, लग रहा है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर हीरो, बट इन रियलिटी दे आर ऑल्सो अ विलन, ठीक है, दे आर ऑल्सो अ विलन। जैसे तुमने ये चीज़ सुनी है बायोलॉजी में, क्या कहते हैं यार उसको, एक पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे क्या नाम है, नॉट ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, लीच कहते हैं, काली काली होती है, बॉडी के ऊपर चिपक जाती है, खून चूसती है हमारी बॉडी से, है ना। इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं हमारी बॉडी के मतलब खुद, मतलब खाना वाना नहीं बना रहे, खुद न्यूट्रिएंट नहीं बना रहे। जैसे मच्छर है, मच्छर क्या खाना वाना बनाता है क्या? नहीं। क्या करता है, हमारी बॉडी में आके हमारी बॉडी का खून चूसता है, और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो खुद भी ले जाता है, बताओ, है ना, हमारे न्यूट्रिएंट्स ले जाता है, बताओ, मच्छर। तो ऐसे में वो जो लीच होती है वो क्या करती है, या मच्छर जो है क्या करते हैं, हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मतलब हमारी वजह से ही लीच फल रही है, फूल रही है, बड़ी हो रही है, मच्छर सेहतमंद हो रहा है, मोटा हो रहा है। कई बार होता है ना, कई मच्छरों को मारो तो बहुत खून निकल आता है, हमारे ही तो खून पी पी के बड़े हुए हैं, लेकिन सोचो हमको ही बीमार कर देते हैं। मतलब हम ही उन लोगों के फाइनेंसर हैं, हम ही उन लोगों को स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, और हम ही को इन्वाइट नहीं किया, बताओ उन्होंने पार्टी में, कैसी बातचीत चल रही है फिर। तो ऐसे ही एस्ट्रोजन भी है। अभी तक ऐसा लग रहा है कि एस्ट्रोजन बहुत ही फीमेल, मतलब बहुत ही हीरो है, नहीं, या हीरोइन है, ऐसा नहीं लग है। रियलिटी में वो एक गंदा काम भी करती है। गंदा काम क्या करती है यार? अभी तक तो सब कुछ अच्छा अच्छा सुना है इसके बारे में, कि एक यूटेरस की वॉल यानी कि एंडोमेट्रियम को डेवलप कर रही है ताकि बेबी अच्छे से इम्प्लांट हो सके, वगैरह वगैरह, है ना। इसके अलावा वो आप लोगों का ओवा को रिलीज करने में भी हेल्प कर रही है मैक्सिमम लेवल पर पहुंचकर।
ये इसके पॉजिटिव वर्ग्स हैं। अच्छा काम, जैसे हम लोगों के कई अच्छी हैबिट्स होती हैं बट एक बुरी हैबिट भी तो होती है। तो एग्जैक्टली तो इसी तरीके से इसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है मैंने प्रोजेस्टेरॉन को नहीं लिखा, इस एस्ट्रोजन और इसी प्रोजेस्टेरॉन की एक बुरी हैबिट भी है। अब इसकी ये बुरी हैबिट क्या है, इसकी बैड हैबिट क्या है? इसकी बैड हैबिट ये है भाई कि तुझको जिसने बनाया, बोलो कौन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को किसने बनाया? आपके FSH और LH ने, इन्हीं दोनों ने बनाया ना। इन्हीं दोनों की वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनी। ये जाकर उन्हीं का प्रोडक्शन, FSH और LH का प्रोडक्शन कम करने लगती हैं। बताओ, दे डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ FSH एंड LH। मतलब अभी तक हमें कैसा लग रहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, आपका FSH और LH निकलते जा रहा है, धीरे धीरे फॉलिकल डेवलप होती जा रही है ना? ऐसा नहीं है। जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ेगी वैसे वैसे आप लोगों का एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा और वही एस्ट्रोजन जाकर उसी FSH, उसी LH और साथ ही साथ में वो GnRH, इनके प्रोडक्शन को लो करेगा। मतलब खुद के पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि अगर FSH और LH का लेवल डिक्रीज हुआ तो अल्टीमेटली आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का भी तो लेवल डिक्रीज होगा ही ना। बट उसको ये बात कहाँ समझ रही है, वो तो अपनी मस्ती में है कि भैया हमारा तो स्टिमुलेशन शुरू हो चुका है, अब हम तो हमारी ग्रोथ को अब कोई रोक थोड़ी ना सकता है, अब तुम ग्रो होते जाएंगे, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन निकालते जाएंगे। घमंड आ गया उसको, उसने बोला FSH और LH को मेरे को तेरी ज़रूरत नहीं है, तुम बंद हो जाओ, भगो यहाँ से। बेचारी FSH और LH और GnRH का प्रोडक्शन कम हो गया और ये सही में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ग्रो होती गई अपने मैक्सिमम तक पहुंची। ठीक है, अपनी मैक्सिमम तक पहुंची, बट मैक्सिमम पर पहुंचकर क्या ये फर्दर ग्रो होती जाएंगी? डेफिनेटली नॉट, ये फर्दर ग्रो नहीं होंगी। ठीक है, फर्दर इनका जो लेवल है और नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मैं समझाऊंगी और उसके बाद क्या होगा, लेकिन फर्दर लेवल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब ये अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाती हैं तो मैक्सिमम पे पहुंच के इनको याद आता है, अरे यार हमसे तो गलती हो गई। क्या गलती हो गई हमसे? कि यार हमने तो FSH और LH का जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन था, वो प्रोडक्शन हमने यार कम करा दिया, हमसे गलती हो गई। अब हम क्या करें बताओ, तो ऐसे केस में वो क्या करती हैं, वापस से FSH को मैक्सिमम लेवल पर पहुंच के वो वापस से जाती हैं FSH और LH के पास, वापस से जाती हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जाता है वैसे तो, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, वापस से जाता है। ठीक है, जब वो मैक्सिमा अटेन हो जाता है, मैक्सिमा अटेन होने के बाद जो प्रोजेस्टेरॉन है वो वापस से जाता है FSH और LH को शुरू करवाने के लिए, वापस से कि भैया शुरू करो तुम फिर से काम। तो ये ओवरऑल बातचीत थी खैर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ और इस चीज़ को हम लोग फिर ख़त्म करते हैं, क्योंकि जितने भी बेसिक बातचीत मुझे तुम्हें बतानी थी वो मैं बता चुकी हूँ। अब बस मुझे डायग्राम के बारे में चीज़ बतानी है और इसको ख़त्म करना है। देखो, हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, ये मान लेते हैं एक कॉलम। इस कॉलम में हमने इन्फॉर्मेशन लिखी FSH प्लस LH, दोनों का मैं कंबाइंड, चलो जान दो नहीं लिखती हूँ, प्लस LH, इनका मैंने कॉम्बिनेशन बनाया। तो उसके बाद नेक्स्ट मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है प्रोजेस्टेरॉन का, और फिर कॉम्बिनेशन बनाया है एस्ट्रोजन का, और उसके बाद नीचे मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, मतलब एक का लिख दिया एंडोमेट्रियम। तो देखो, यूजुअली जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर पीरियड्स की जो साइकिल होती है, पीरियड्स का साइकिल मतलब जब ब्लड गिरता है, और ब्लड क्यों गिरता है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस। तो वो साइकिल मैक्स टू मैक्स 5 to 6 डेज की होती है। हो सकता है किसी केस में ज़्यादा हो सकता है किसी केस में कम हो, बट हम ऑन एन एवरेज 5 दिन मान के चलते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल साइकिल को 5 दिन मान के चला जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, 5 दिन क्या होता है, ब्लड गिरता है। ब्लड क्यों गिरता है? क्योंकि यूटेरस के अंदर जो एंडोमेट्रियम डेवलप हो गई थी, किसके लिए, बेबी के मतलब एम्ब्रॉयो की इम्प्लांटेशन के लिए। उस इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, वहाँ पे कोई एम्ब्रॉयो नहीं आया, तो वो इंतज़ार करते करते थक गई और गिर गई, जा भाग यहाँ से, मेरे को नहीं वेट करना।
तो बेसिकली फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे एंडोमेट्रियम के अंदर से ब्लड टपक रहा है। मतलब एंडोमेट्रियम के अंदर से नहीं, वेजाइना के अंदर से ब्लड टपक रहा है, बिकॉज एंडोमेट्रियम उस पर्टिकुलर टाइम में क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर पीरियड्स आते हैं, जब हम लोगों को फेस करना पड़ता है वो पर्टिकुलर टाइम, तो उस दौरान हमारे ये तो दिख रहा है कि पीरियड्स आ रहे हैं, ब्लड लीक हो रहा है या ब्लड बाहर आ रहा है, बट उस दौरान क्या प्रोजेस्टेरॉन, क्या एस्ट्रोजन, इनमें भी कुछ होता है कि ये लोग मस्त रिलैक्स चिल होकर बैठे रहते हैं? नहीं, इनमें भी होता है। उस दौरान जो तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड है दिमाग का, पीरियड्स के दौरान के जो 5 दिन होते हैं, उस दौरान जो तुम्हारे दिमाग का पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये धीरे 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 FSH का और LH का लेवल क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों कर रहा है मैडम इंक्रीज? क्यों कर रहा है भाई? अरे अगली बार भी तो, अगले महीने भी तो पीरियड्स आने हैं, तो अगले महीने के पीरियड्स की वो तैयारी कर रहा है। ठीक है, अगले महीने के पीरियड्स की तैयारी कर रहा है, क्योंकि FSH और LH ही वो चीज़ है जिसकी वजह से आगे जाकर एंडोमेट्रियम फिर से बनेगी, फिर से एक ओवा आएगी, फिर से वो वेट करेगी कि कोई स्पर्म है। वो FSH और LH ही तो है। तो वो अभी से, जब हमारे पीरियड्स शेड हो रहे होते हैं, जब ब्लड शेड हो रहा होता है, उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके FSH का और LH का लेवल धीरे 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 बढ़ने लगता है। ठीक है, 5th डे तक की बात करती हूँ मैं, खैर अभी उसके आगे की बात नहीं करती हूँ। 5th डे तक वो क्या होता है, बढ़ने लगता है धीरे 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 धीरे। 5th डे बाद हम लोगों के ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन जब तक हमारा ब्लड गिर रहा है, क्या उस दौरान प्रोजेस्टेरॉन और उस दौरान क्या एस्ट्रोजन में भी कोई फर्क आता है? क्या उस दौरान प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में और क्या एस्ट्रोजन के में भी कोई फर्क आता है? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब एकदम नहीं। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में कोई फर्क नहीं आता। प्रोजेस्टेरॉन अपना मस्त पड़ा हुआ है, सीधा, सीधी लाइन का मतलब नो चेंज। जितना लेवल होगा नॉर्मली, या तो 0 होगा या तो कुछ पॉइंट में समथिंग कुछ होगा, बस उतना ही, कोई चेंज नहीं आता। एस्ट्रोजन के इसमें क्या कोई चेंज आता है? डेफिनेटली एस्ट्रोजन के इसमें चेंज आता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी से ब्लड शेड हो रहा है, लेकिन धीरे 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 FSH और LH रिलीज हो रही है। और जैसा कि मैंने बताया, ये FSH और LH जाती है ओवेरी के पास, ओवेरी के अंदर जो ओसाइट्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम करती हैं। तो धीरे 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 वेरी धीरे 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 इसका लेवल बहुत ही स्लोली इंक्रीज हो रहा है, बहुत ही स्लोली। ठीक है, बहुत ही स्लोली इसका क्या हो रहा है, बहुत ही स्लोली, मतलब आप ये कह सकते हो ऑलमोस्ट ना के बराबर, बट स्टिल धीरे धीरे। अच्छा, क्या हमारी ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल है, हमारी ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल होती है, जिसके लिए FSH और बेसिकली LH आए हैं, क्या उस फॉलिकल में कोई चेंजेस आते हैं? अरे बिल्कुल, वो जो स्टार्टिंग के 5 दिन होते हैं ना, उसी स्टार्टिंग के 5 दिन में तो चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? ये चेंजेस आते हैं कि आपकी ओवेरी पहले मान लेते, मतलब वो फॉलिकल पहले इस साइज़ की थी, धीरे से वो साइज़ में बड़ी हो गई, फिर वो धीरे 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 साइज़ में और बड़ी हो गई। अब जैसा कि तुम जानते हो कि ओवेरी के अंदर का जो फॉलिकल है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसके अंदर से एस्ट्रोजन निकलेगा, है ना, उसके अंदर से एस्ट्रोजन निकलेगा, बराबर। खैर, ये 5 दिन खत्म हो गए, ब्लड शेडिंग बंद हो गई, पीरियड्स हमको लगता है खत्म हो गए, बट रियलिटी में हमारी बॉडी के अंदर अभी भी चेंजेस चल रहे होते हैं। जो एस्ट्रोजन है, अब देखो, जैसे जैसे फॉलिकल बड़ा होगा, फॉलिकल की ग्रोथ होती जा रही है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी, फॉलिकल का साइज लेट से और बड़ा हो गया, फॉलिकल का साइज लेट से और बड़ा हो गया। खैर, मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैं ज़्यादा बड़ा साइज नहीं बनाऊंगी, वो और बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे इसका साइज बड़ा हो रहा है, वो एस्ट्रोजन को क्या कर रहा है, रिलीज करना चाहिए। ओवा मतलब जब बाहर आती है ओवेरी से फैलोपियन ट्यूब में, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, इसे क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। तो कई अभी तो मार्केट में डिवाइसेस आ गए हैं जिससे आप अपने यूरिन की ड्रॉप्स डालकर बेसिकली टेस्ट कर सकते हो कि ओव्यूलेशन करने के लिए ये आपका परफेक्ट दिन है कि नहीं है, मतलब आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन कब हो रहा है भी चेक कर सकते हो। वैसे तो डॉक्टर्स कैलेंडर्स भी बताते हैं, कैलेंडर टेक्निक, जिसके वाया हम ये ओव्यूलेशन की डेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट आपको अगर एग्जैक्ट पता करना है कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, कई ऐप्स आते हैं, कई मतलब कैलेंडर होते हैं, और कई आजकल मार्केट में ऑटोमेटिक प्रेगनेंसी किट के जैसे ओव्यूलेशन किट भी आती है। खैर, क्यों ये ओव्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है? ये हम लोगों की पूरी प्रेगनेंसी साइकिल का, जो लेडी प्रेग्नेंट होना चाहती है उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज।
देखो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हर मतलब 20-30 डेज में आप किसी भी दिन अगर मान लेते फिजिकल होते हैं और आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म जाते हैं तो आप उससे प्रेग्नेंट नहीं होंगे। अगर आपके बॉडी के अंदर ओवा रहेगी तो ही आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, राइट। आपकी बॉडी के अंदर ओवा रहेगी तो ही आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर मैच्योर ओवा आई कि नहीं आई? बॉडी मतलब ओवीडक्ट के अंदर मैच्योर ओवा आई कि नहीं आई? क्योंकि ओव्यूलेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे ओवा जाके मौजूद हो जाती है, प्रेजेंट हो जाती है। कहाँ पे? ओवीडक्ट में। ये ओवीडक्ट में जाके प्रेजेंट हो जाती है। ये पर्टिकुलर्स को हम कहते हैं इसे क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। अब मैक्सिमम तक वो अपना पहुंच गया। अब होता कैसा है, ये जो आपकी ओवा जो प्रेजेंट है ओवीडक्ट में, इसकी जो लाइफ है, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो मात्र 1 दिन की है। मतलब ये सिर्फ 1 दिन तक जिंदा रह सकती है, सिर्फ 1 दिन। समझ रहे हो? मात्र 1 दिन, ज़्यादा वेट नहीं करती है, सिर्फ 1 दिन। 1 दिन में अगर कोई स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन होगा और फिर आगे जाके बेबी वगैरह होगा, अदरवाइज नहीं। 1 दिन बाद मर जाती है ये। सोचो, इसीलिए ओव्यूलेशन की डेट क्या है हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता चलेगा कि 31 डेज के महीने में एक लेडी का ओव्यूलेशन 29th डे को होने वाला है, तो वो 29th डे से 2 दिन पहले, 29 के 2 दिन बाद और 29 के दिन वो लोग क्या करेंगे? फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, ताकि ज़्यादा चांसेस होंगे प्रेग्नेंट होने के। स्पर्म्स का क्या है, वो तो कभी भी रिलीज हो सकते हैं, बट ओवा का नहीं है, वो 1 ही दिन के लिए आती है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए। फिर लेकिन मैडम आपने ये क्यों कहा कि 2 दिन पहले और 2 दिन बाद? आपने ऐसा क्यों कहा? मतलब 2 दिन पहले वाली चीज़ या 3 दिन पहले वाली चीज़ आपने क्यों कही? क्योंकि जो स्पर्म्स है, उन स्पर्म्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 डेज की होती है। तो मान के चलते हैं, लेट करके चलते हैं, किसी फीमेल की ओव्यूलेशन डेट जो है मान के चलो 15 अगस्त, नहीं बोलना चाहिए, 15 अप्रैल है, मान के चलते हैं। तो ऐसे में अगर उस दिन कपल्स के बीच में फिजिकल इंटीमेसी आती है और स्पर्म्स 15 अप्रैल के दिन ही चले जाते हैं, तो ये दोनों कंबाइन हो गए, लेडी प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन अगर मान लेते हैं उनकी इंटीमेसी 15 अप्रैल को ना होकर 14 अप्रैल को हुई, तो स्पर्म्स 2 से 3 दिन जिंदा रह सकते हैं। तो स्पर्म्स पहले से वेट करेंगे, स्पर्म्स क्या करेंगे? पहले से वेट करेंगे कि अच्छा 15 तारीख को ओवा आएगी, मैं वेट करता हूँ, क्योंकि स्पर्म्स नहीं मरते 2 दिन तक, है ना। तो स्पर्म 2 दिन तक वेट करेंगे। 13 दिन को भी अगर हुआ होगा, 13 तारीख को भी हुआ होगा, तो भी स्पर्म वेट करेगा। अच्छा कोई बात नहीं, 2 दिन बाद ओवा आएगी, मैं ओवा से मिलकर ही जाऊंगा, मैं फर्टिलाइज होकर ही जाऊंगा। तो इसीलिए ओव्यूलेशन की डेट पता करना बहुत ही ज़रूरी होता है जिन लेडीज़ को प्रेग्नेंट होना है, बिकॉज उस टाइम पीरियड में, मतलब ओव्यूलेशन की डेट से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अगर वो फिजिकल इंटीमेट होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे स्पर्म्स मौजूद होते हैं और वो स्पर्म्स उस ओवा को क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइज कर सकते हैं। देयरफॉर ओव्यूलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खैर अब मेरे को एक बात बताओ, ये कॉर्पस ल्यूटियम का क्या हुआ? अब बेचारी कॉर्पस ल्यूटियम जो है हमारी बॉडी की, वो बड़ी ही कंफ्यूज्ड आत्मा है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये हमारी बॉडी की बहुत ही कंफ्यूज्ड आत्मा है। अब देखो, अभी तुम लोगों की जो लड़के लड़कियां तुम लोगों की एज 13 से 14 साल की, ऑब्वियसली आर नॉट अ एज ऑफ प्रेगनेंसी, बट स्टिल आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। क्या आपकी कॉर्पस ल्यूटियम को ये बात पता है कि आप 13-14 साल के हो, आप अभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते? अभी आप लोग लड़कियां हो, छोटे छोटे, आपको पढ़ाई करनी है, आपका कैरियर बनाना है, क्या उन्हें पता है? उनको नहीं पता। उनको तो लगता है कि ओवा गई मतलब फर्टिलाइज होना ही छोना है, उनको नहीं पता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम एक कंफ्यूज आत्मा है, उसको कुछ नहीं पता, वो इंतजार में बैठी है कि फर्टिलाइजेशन होगा। तो आफ्टर 5th डे क्या होगा? धीरे धीरे तुम लोगों का जो बॉडी के अंदर में FSH है और जो LH है, उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे अपनी गति से इंक्रीज़ हो रहा है। अब इंक्रीज़ होते होते एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप लोगों का जो LH होगा वो अपना मैक्सिमम अटेन कर लेगा। मैक्सिमम का मतलब जितना उसने होना चाहिए LH ने, उससे मैक्स लेवल पर वो पहुंच गया कि भाई ये मेरा मैक्स लेवल है। यहाँ पर LH कैसा है? मैक्सिमम। तो जिस पॉइंट पे LH क्या होता है? मैक्सिमम होता है ना, उस पॉइंट पर तुम्हारी वो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि कॉर्पस ल्यूटियम एक कंफ्यूज आत्मा है, उसको ये नहीं पता है कि भले ही वो लड़की अभी एज, उस पर्टिकुलर एज ग्रुप की नहीं है, वो लड़की अभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है ना, अभी उसका वक्त नहीं आया है, बट वो इंतज़ार करती है कि नहीं वक्त आएगा, हो सकता है प्रेगनेंसी हो रही हो, उसको नहीं पता कुछ भी।
तो वो अपने अंदर से क्या करती है, इस इंतजार में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने लगती है। अभी तक देखो एक बार भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज नहीं हुआ था, इसलिए वो लाइन फ्लैट थी, लेकिन अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होने लगता है, वो भी बहुत सारा रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन? क्योंकि एंडोमेट्रियम में जो बेबी आके इम्प्लांट होने वाला है, उस एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए ये पर्टिकुलर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपका रिलीज होता है। मोर ग्रोथ, पहले भी ग्रोथ हो रही थी नो डाउट, ये जो फेज है इस फेज में भी ये ग्रोथ हो रही थी, बट मोर ग्रोथ के लिए प्लस जो एम्ब्रॉयो आके इम्प्लांट होगा उसके न्यूट्रिएंट्स के जुगाड़ में भी ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। यानी कि अब आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के इसमें सडनली पीक दिखेगा, और जो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन है वो धीरे धीरे अब आप लोगों का क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। मतलब एकदम ही डिक्लाइन नहीं होगा नो डाउट, बट धीरे धीरे अब वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन लेकिन अब बढ़ जाता है, और इसी पर्टिकुलर फेज को जहाँ पे आपका LH मैक्सिमम होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। और इसी ओव्यूलेशन के इंपॉर्टेंस में ऑलरेडी आपको प्रीवियस डायग्राम में बता चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि तुरंत इम्प्लांटेशन होता नहीं है, ठीक है, तुरंत इम्प्लांटेशन होता नहीं है। कैसा है कि अगर मान के चलते हैं कोई लड़की उस पर्टिकुलर एज ग्रुप की है और उसके पास ओवा आई, और ओवा के बाहर निकलने के साथ साथ वहाँ स्पर्म्स भी मौजूद थे, स्पर्म्स और ओवा का ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद तुरंत वो ओवा लुढ़कते हुए नीचे एंडोमेट्रियम के पास नहीं पहुंच जाती, 7 दिन तक वो क्या रहता है, ओविडक्ट में ही रहता है, अप टू 7 डेज, ठीक है, अप टू 7 डेज वो कहाँ पे रहता है अगर जायगॉट बन गया है तो जायगॉट कहाँ पे रहता है, आप लोगों के इन आपके ओविडक्ट, या फिर एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कोई जायगॉट नहीं है, बट कॉर्पस ल्यूटियम को थोड़ी ना पता है, उसको तो इतना पता है कि जो भी होगा भाई 7 दिन बाद होगा, वो 7 दिन बाद की तैयारी कर रही है। उसको ये नहीं पता कि 7 दिन बाद आ भी सकता है और 7 दिन बाद नहीं भी आ सकता, बट वो तैयारी कर रही है। अगर 7 दिन बाद मान के चलते हैं जायगॉट आ गया उस पर्टिकुलर एंडोमेट्रियम में, तो एंडोमेट्रियम में जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होना चाहिए था, मतलब जो बॉडी में डिक्रीज होना चाहिए वो डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आया, क्योंकि हम तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं ना, हमको तो यही पता है लगाना है कि पीरियड्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, पीरियड्स आ रहे हैं मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई है, प्रेगनेंसी नहीं हुई है मतलब जायगॉट नहीं आया है। तो अगर 7 दिन बाद जब वो देखती है यार 7 दिन बीत गए मेरा करके अभी तक आया नहीं है जायगॉट, तो बेचारी कॉर्पस ल्यूटियम समझ जाती है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसीलिए अगेन उसने अपने प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसने बनाया था किसको, एंडोमेट्रियम के लिए। अच्छा फिर इसी तरीके से जो एंडोमेट्रियम भी है आफ्टर 7 डेज के बाद, जो 7 डेज के बाद जो है एंडोमेट्रियम क्या होने लगेगी, ब्रेक होने लगेगी, और इसी पर्टिकुलर साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स। और अगर पीरियड्स हो रहे हैं मतलब एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही है, तो सोचो वापस से फर्स्ट डे वाली शुरुआत वापस से शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे आपकी जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या होने लगती है, डाई होने लगती है, मर जाती है। डाई मतलब धीरे धीरे साइज में छोटी होती जाती है और मर जाती है। और जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो वापस से वही अपना पीक में जाके वापस से फिर आगे अगेन ओव्यूलेशन जब होगा फिर से एक पीक आएगा, फिर आप ओव्यूलेशन के बाद फिर से वो कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरीके की जर्नी चलती रहती है। खैर अभी इसके बाद हम लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक ओवर होता है। अब इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस हर 28 डेज बाद आइडियली एक फीमेल बॉडी के अंदर रिपीट होता है। आइडियली कई लेडीज़ के अंदर हो सकता है 35 डेज 40 डेज के अंदर भी रिपीट होता हो, बट क्या ये लाइफ टाइम चलता रहता है? नो डेफिनेटली नॉट। हम इस पर ऑलरेडी पहले बातचीत कर चुके हैं कि एक सर्टेन एज ग्रुप आती है जब आपका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। बाकी जो चीज़ मैंने अभी आपको ऊपर बताई वही देखो इस पर्टिकुलर ग्राफ में, इस डायग्राम में है। ये आपको एंडोमेट्रियम की दिख रही है इमेज, धीरे धीरे एंडोमेट्रियम देखो डिक्रीज हो रहा है ना, स्टार्टिंग के 5 दिन क्योंकि टूट रहा है ना और उसी में पीरियड्स होते हैं। फिर देखो धीरे धीरे देखो ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है, मोटा होता जा रहा है, फिर धीरे धीरे और मोटा होता गया, है ना। 28 डे पे सबसे मोटा होता है, इंतज़ार करता है। ये देखो LH जब मैक्सिमम होता है तो ये फट जाता है कॉर्पस ल्यूटियम और अपने अंदर से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। इस पर फोकस मत करो, फिलहाल ये आपके सिलेबस का नहीं है।
बराबर। और जब फॉलिकल डेवलप होता है इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं। जब कॉर्पस ल्यूटियम 7 दिन तक वेट करता है तो उसको हम ल्यूटल फेज कहते हैं। ठीक है, ये सारी कहानी थी। खैर, और उसके बाद ये उसका एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन था ना, हाँ ये इसका साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन था। जैसे मैंने मान के चली मैं कि 5 दिन पीरियड्स हो रहे हैं, तो कोई दूसरे इंसान है जिसने साइक्लिक पीरियड बनाई है वो ये मान के चल रहा है कि किसी लेडीज़ के अंदर 7 दिन पीरियड्स हो रहे हैं, राइट। ओव्यूलेशन का दिन मैंने क्या बताया था, 3 दिन बताया था। एक, जिस दिन ओव्यूलेशन होता है प्लस उसके 2 दिन पहले। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले से भी स्पर्म्स अगर रहेंगे तो स्पर्म्स मरेंगे थोड़ी ना, है ना, क्योंकि 2 दिन उनकी पीरियड्स होता है। और ओव्यूलेशन की, अब देखो ये अलग अलग लेडीज़ में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन किसी की 3 दिन, किसी की 5 दिन, किसी की 6 दिन, है ना। लेकिन ये जो आपका आखिरी फेज है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है, ये सभी के इसमें 14 दिन का तो रहता ही है, अनलेस अंटिल कुछ बहुत बड़ा एक्सेप्शन ना हो। और डॉक्टर्स इसी 14 डेज के कंपल्सरी इवेंट को नज़र में रखते हुए ओव्यूलेशन डेट क्या है ये पता लगाते हैं।